Hello everyone, welcome to Payal English classes. We are conducting our videos based on grammar. Grammar is very important in English. कई बार होता है जब बात ग्रामर की आती है तो हम टेंस को ही ग्रामर समझते हैं या हम टेंस से ग्रामर को समझते हैं. टेंस बहुत आगे का है. पहले हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए. जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो फिर हम ग्रामर को थोड़ा इजीली समझ पाते हैं. और अभी हम अपने जो वीडियोस कंडक्ट कर रहे हैं वो एक बेस तैयार कर रहे हैं. पिछली क्लासेस में हमने बात करी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की और आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस. टाइप्स ऑफ सेंटेंस मीन्स इंग्लिश में कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं. इंग्लिश में हमारे पास 5 टाइप्स, 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं. फर्स्ट इज असर्टिव सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें स्वीकृति यानी हां, इनकार यानी ना, जिसमें हां या ना वाली बात आती है, जिसमें एक्सेप्टेंस और डिनायल होता है. असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं. फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस जिसमें स्वीकृति यानी हां वाली बात आती है अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ही लिव्स इन भोपाल. वह भोपाल में रहता है. इसमें हां वाली बात है, इसलिए यह अफर्मेटिव सेंटेंस है. असर्टिव का दूसरा हिस्सा होता है नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें इनकार यानी ना वाली बात आती है. फॉर एग्जाम्पल, ही डज नॉट लिव इन भोपाल. हिंदी में नहीं शब्द ही नकारात्मक वाक्य बताता है, लेकिन इंग्लिश में नेगेटिव सेंटेंस हमारे पास 3 फॉर्म्स में होता है. ऐसा नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नो होता है. मेरे पास समय नहीं है, आई हैव नो टाइम. एक नेगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें नॉट होता है. मैं बाजार नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू मार्केट. और एक नेगेटिव सेंटेंस होता है जिसमें नेवर होता है. मैं बाजार कभी नहीं जाऊंगा, आई विल नेवर गो टू मार्केट. और नेगेटिव सेंटेंस में नो कब आता है, नॉट कब आता है, नेवर कब आता है, ये हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी हम डिफाइन कर रहे हैं. तो असर्टिव सेंटेंस जिसमें स्वीकृति इनकार का बोध होता है. अगर स्वीकृति का बोध है तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है, और अगर इनकार का बोध है तो वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है. सेकंड टाइप है हमारे सेंटेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है, जिसमें किसी प्रकार की जानकारी हासिल किए जाने का बोध होता है. और इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारे पास 3 फॉर्म्स में होते हैं. First, an interrogative sentence that starts with a helping verb. ऐसे interrogative sentence जो helping verb से start होता है, और हम अपने पिछले वीडियोस में बात कर चुके हैं कि हमारे पास 16 helping verbs होते हैं. is, am, are, was, were, will, shall, be, been, being, has, have, had, do, does, did. और वो moral से भी start हो सकता है. Just for example, does he live in Bhopal? क्या वो भोपाल में रहता है? ये ऐसा अंग्रेजी का प्रश्न है जो डज हेल्पिंग वर्ब से शुरू है. सेकंड फॉर्म इंटरोगेटिव सेंटेंस का होता है दैट स्टार्ट्स विद अ WH, जो WH से स्टार्ट होता है. और जो ये WH है, व्हाई, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हिच, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है. जस्ट फॉर एग्जांपल, व्हाई डज ही लिव इन भोपाल? वह भोपाल में क्यों रहता है? ये भी एक प्रश्न है जो कि WH से शुरू हुआ है. और तीसरा प्रश्न होता है दैट स्टार्ट्स विथ हु लिव्स इन भोपाल. अब अगर हम WH की बात करें तो WH तो वाई में भी है और WH हु में भी है, लेकिन ये दोनों अलग रखे गए हैं. इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस ये है कि जो क्वेश्चन WH से शुरू है इसमें हमारे पास सब्जेक्ट है, जबकि जो हु से शुरू है
इसमें हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है। मतलब एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। जब हम उसका आंसर देते हैं तो हमको हु को हटाकर ही अपने सब्जेक्ट को उसमें डालना पड़ता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, हु इज गोइंग टू मार्केट? माई ब्रदर इज गोइंग टू मार्केट। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारे पास 3 रूप में हुए, हेल्पिंग वर्ब से शुरू, डब्ल्यूएस से शुरू, हु से शुरू। इंग्लिश के हमारे अलग अलग प्रेजेंटेशन होते हैं। एक होता है वर्बल प्रेजेंटेशन, हम इंग्लिश के सेंटेंस बोलते हैं। एक होता है रिटन प्रेजेंटेशन, हम इंग्लिश का सेंटेंस लिखते हैं। जब हम इंग्लिश का सेंटेंस लिखते हैं तो हमारे सेंटेंस को लिखने के भी नियम होते हैं। कई बार हम पाते हैं कि जब हम अपने एग्जाम देकर आते हैं, हमने अपने मार्क्स ऐड किए, लेकिन जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो हमारी अपेक्षा से हमको कम अंक मिले। हमारा याद किया हुआ ऐसे था, हमारा याद किया हुआ लेटर था, याद किए हुए क्वेश्चन आंसर्स थे, फिर हमको कम अंक क्यों मिले? कहां हमारी कमी रही? असल में हमारी जो कमी रही वो रही प्रेजेंटेशन में। प्रेजेंटेशन मीन्स अगर आप सही बात को गलत तरीके से रख दो तो वो गलत हो जाती है, लेकिन अगर आप गलत बात को सही तरीके से रख दो तो वो सही हो जाती है, और ये कहलाता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। आप मैथ्स में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, आप साइंस में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में हमारे मार्क्स कटने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। और अगर हम इंग्लिश के ऊपर काम कर रहे हों, अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आप इन बातों का ध्यान रखिएगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब हमारा कहां कहां पर मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस होते हैं। ठीक, एक हमारा सब्जेक्ट मैटर। कई बार ऐसा होता है, क्वेश्चन पूछ कुछ रहे हैं, हम आंसर कुछ दे रहे हैं। उसके बाद हमारा होता है वर्ड लिमिटेशन। आपको मैथ्स में लिमिटेशन नहीं दिया गया है कि आपको इतने स्टेप में अपने सम्स को, अपने मैथ्स को कंप्लीट करना है, लेकिन इंग्लिश के जब हम आंसर्स लिखते हैं तो कभी लॉन्ग आंसर्स होते हैं, कभी शॉर्ट आंसर्स होते हैं, और हमको वर्ड लिमिट दे दिया जाता है। उसके बाद होता है प्रेजेंटेशन, कि हम किस प्रकार से अपने प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, कई बार होता है स्टूडेंट्स ऐसे लिख रहे हैं या वो आर्टिकल राइटिंग कर रहे हैं, दे स्टार्ट एंड सिंपली दे एंड, लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, दे हैव नॉट डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स, तो वो गलत प्रेजेंटेशन हो गया। और कई बार जो हमारे मार्क्स कटते हैं, अगर हम सही सेंटेंस को गलत तरीके से लिख दे तो उसमें भी हम मार्क्स लूज करते हैं। सेंटेंस को लिखने का अपना नियम, अपना तरीका होता है। सेंटेंस की स्टार्ट, सेंटेंस का जो शुरुआत होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से होता है। सेंटेंस का जो एंड होता है फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या कभी कभी एक्सक्लेमेटरी साइन से भी होता है। और सेंटेंस के बीच में 2 चीजें कैपिटल लेटर में आती है। एक मैं वाला आई, जिसको हमने अपने सब्जेक्ट ग्रुप के ग्रुप बी में डिस्कस किया है, प्लूरल सब्जेक्ट आई वी यू दे। और दूसरा प्रॉपर नाउन, इट मींस किसी का नाम। ये 2 चीजें कैपिटल लेटर में आती है। सेंटेंस की शुरुआत कैपिटल लेटर से होती है, सेंटेंस का एंड फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेटरी साइन से होता है, और सेंटेंस के बीच में 2 चीजें कैपिटल लेटर में आती है, एक मैं वाला आई और दूसरा किसी का नाम। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ही डज नॉट लिव इन भोपाल। जब ये सेंटेंस लिखा गया तो ही का एच कैपिटल, क्योंकि शुरुआत है, लेकिन यहां पे जब ही लिखा गया तो चूंकि वो अंदर है इसलिए एच स्मॉल। डज का डी स्मॉल, क्योंकि किसी का नाम नहीं है, लेकिन यहां पे जब डज लिखा गया तो ये कैपिटल लेटर है, क्योंकि यहां से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। नॉट का एन स्मॉल, किसी का नाम नहीं है। लिव का एल स्मॉल, किसी का नाम नहीं है। इनका आई स्मॉल, किसी का नाम नहीं है, लेकिन भोपाल का भी कैपिटल, क्योंकि ये नाम है। तो जब आप अपने एग्जाम्स में या आप अपने दैनिक जीवन में इंग्लिश के सेंटेंस लिख रहे हों तो इन नियमों को भी आप ध्यान में रखिए। इससे हमारा एक इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि अगर हम सही सेंटेंस को गलत तरीके से लिख देंगे तो वो गलत कहलाएगा, एग्जामिनेशन में हमारे मार्क्स कट जाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस की। पहला असर्टिव सेंटेंस, 2 हिस्से में बता, अफर्मेटिव नेगेटिव।
दूसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो तीन रूप में आया, हेल्पिंग वर्ब से शुरू, डब्ल्यू से शुरू, हु से शुरू। तीसरा सेंटेंस हमारा होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें आदेश या आज्ञा का बोध होता है। इसमें कई बार निवेदन भी होता है। ऐसे सेंटेंस जिसमें आज्ञा निवेदन हो इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और इंपेरेटिव सेंटेंस हमारे पास तीन रूप में होते हैं। पहला ऐसा इंपेरेटिव सेंटेंस जो V1 प्लस O के फॉर्मेट में काम करता है। सिट डाउन, बैठ जाओ, आदेशात्मक वाक्य है। दूसरा जो डू प्लस नॉट प्लस V1 प्लस O के रूप में काम करता है, डू नॉट सिट डाउन या डोंट सिट डाउन। और थर्ड जो प्लीज प्लस V1 प्लस O के रूप में काम करता है, प्लीज सिट डाउन। हम इन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की बात क्यों कर रहे हैं, यह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस सीखते हैं तो हमें ये टाइप्स का मालूम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको मैच करना पड़ता है। ठीक है, मान लीजिएगा हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, दे प्ले क्रिकेट, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो क्रिकेट इज प्लेड बाय देम। अगर नेगेटिव सेंटेंस है, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय देम, नॉट नेगेटिव से नेगेटिव मैच कर रहा है। अगर है डू दे प्ले क्रिकेट, तो इस क्रिकेट प्लेड बाय देम, अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो पैसिव वॉइस में भी वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। व्हाई डू दे प्ले क्रिकेट, व्हाई इज क्रिकेट प्लेड बाय देम, अगर डब्ल्यूएस से शुरू है हमारा एक्टिव वॉइस तो पैसिव वॉइस में हमारा डब्ल्यूएस से शुरू होगा। हु प्ले क्रिकेट, बाय हुम इज क्रिकेट प्लेड। जब हम अपना नरेशन चेंज करते हैं तब भी हमारे पास अलग अलग रूल्स आते हैं। नरेशन जब हम चेंज करते हैं तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर एक सेंटेंस होता है जिसे रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है। जब हम नरेशन की बात करेंगे तो डिटेल में बात करेंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो सेंटेंस होता है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। ठीक, एक अंदर होता है एक बाहर होता है। और जब हम नरेशन चेंज करते हैं तो हमारे पास अलग अलग स्थितियां बनती है, अलग अलग रूल्स आते हैं। ठीक, अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस है तो हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट कंजंक्शन को यूज करते हैं। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दे आर गोइंग टू मार्केट, अफर्मेटिव है, दे आर गोइंग टू मार्केट। ही सेड दैट दे आर गोइंग टू मार्केट। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट, नेगेटिव सेंटेंस है। ही सेड दैट दे वर नॉट गोइंग टू मार्केट। तो रूल आएगा, अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू है हमारा रिपोर्टेड स्पीच अंदर का सेंटेंस तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट के इफ या वेदर कंजंक्शन का काम करते हैं। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आर दे गोइंग टू मार्केट, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। ही आस्क्ड इफ दे वर गोइंग टू मार्केट या ही आस्क्ड ठीक वेदर दे वर गोइंग टू मार्केट। तो एक रूल बोलता है जब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का सेंटेंस WH या हु से स्टार्ट है तो ना तो इफ आएगा ना देयर आएगा, स्ट्रेट अवे हमारे WH ही कंजंक्शन का वर्क करने लग जाएंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाई आर दे गोइंग टू मार्केट, ही आस्क्ड व्हाई दे वर गोइंग टू मार्केट। इट मींस अगर हम नरेशन चेंज कर रहे हों तो हमारे पास सेंटेंस का आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। अगर हम वॉइस चेंज कर रहे हों तब भी हमारे पास सेंटेंस का आइडेंटिफिकेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा रूल आ जाएगा अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस V1 प्लस O के रूप में हो और अगर आप उसका वॉइस चेंज कर रहे हो तो वो लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 में बनेगा। ओपन द डोर, चेंज टू पैसिव वॉइस, लेट द डोर बी ओपन्ड। अगर सेंटेंस डू प्लस नॉट प्लस V1 प्लस O के फॉर्म में है एक्टिव वॉइस का तो उसका पैसिव वॉइस लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस V3 के फॉर्म में होगा। डू नॉट ओपन द डोर, लेट द डोर नॉट बी ओपन्ड। तो रूल बोलेगा अगर हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस प्लीज प्लस V1 प्लस O के फॉर्म में हो तो हमारा जो पैसिव वॉइस है वो यू आर रिक्वेस्टेड प्लस 2 प्लस V1 प्लस O के फॉर्म में होगा। ठीक, जस्ट फॉर एग्जांपल, प्लीज ओपन द डोर, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। तो आप चाहे नरेशन चेंज करिए, चाहे आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस करिए, आपके पास सेंटेंस का आइडेंटिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। आइडेंटिफिकेशन, इसके बिना हम ना एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को प्रॉपर्ली डील कर सकते हैं और ना ही इनके बिना हम नरेशन को समझ सकते हैं। और इसीलिए हम अपने ठीक इंट्रोडक्शन फेज में ही की बात कर रहे हैं। हो सकता है आपके लिए कईयों के लिए बहुत माइनर चीज हो। कई बार होता है जब हम इंग्लिश के वीडियोस देखना चाहते हैं ग्रामर से रिलेटेड, हम सीधे
टेंस को ओपन करते हैं। टेंस बहुत बात की बात है, हम सीधे वॉइस को ओपन करते हैं, हम सीधे नरेशन को ओपन करते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिए, पहले हमको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तो फिर जो हमारे आगे के टॉपिक्स हैं वो बहुत इजी हो जाते हैं। एक स्ट्रॉन्ग बेस बहुत जरूरी है। तो हमने बात करी असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव और नेगेटिव में बढ़ गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्टिंग विथ हेल्पिंग वर्ब, स्टार्टिंग विथ WH एंड स्टार्टिंग विथ हु। थर्ड इज इंपेरेटिव सेंटेंस, आदेश होगा, आज्ञा होगा, निवेदन होगा। तो ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है एंड इट वर्क्स इन 3 फॉर्म्स, वी विल प्लस ओ, डू नॉट प्लस वी प्लस ओ एंड प्लीज प्लस वी प्लस ओ। फोर्थ है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें प्रार्थना का बोध होता है। जिसमें प्रार्थना का बोध होगा वो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। जस्ट एग्जांपल, मे यू गेट वेल सून। जब हम किसी बीमार व्यक्ति से मिलते हैं, उसको देखने के लिए जाते हैं, तो हम कहते हैं मे यू गेट वेल सून, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। ऐसी हमारी कामना है, ऐसी हमारी प्रार्थना है। हमने अपनी पिछली क्लास में बात किया था, हम एक वर्ड को एक काम के लिए नहीं रोक सकते। अगर हम एक वर्ड को एक काम के लिए रोकेंगे, मीनिंग बदल जाएगा। अगर हम MAY मे की बात करें तो MAY मे माह के नाम के लिए भी आता है, ठीक, मे इज द हॉटेस्ट मंथ। तो MAY मे हमारा मॉडल भी है जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया है, ठीक। द स्काई इज ओवरकास्ट, इट मे रेन, वर्षा हो सकती है। और यहां पर जो मे है ये ना तो माह के नाम के लिए है और ना ही ये हमारा मॉडल है, ये अलग मीनिंग दे रहा है, ठीक। तो मे यू गेट वेल सून। अब अगर मान लीजिए अगर हम एक वर्ड का एक ही मीनिंग रखें, किसी ने बस ये याद किया MAY मे का मतलब होता है मई का महीना, वो व्यक्ति बीमार है, कोई व्यक्ति उसको देखने के लिए गया, उसका परिचित, और वो उसको बोल रहा है मे यू गेट वेल सून, तो उसका सेंस निकालेगा मे मतलब मई का महीना, अभी वो जुलाई में एडमिट है। यू मतलब तुम, गेट वेल मतलब ठीक होना, सून मतलब जल्दी। ये बोलना क्या चाह रहा है, मैं जुलाई में एडमिट हूं और ये बोल रहा है तुम मई में ठीक होगे और जल्दी भी ठीक होगे, तो मई तो अभी बहुत दूर है, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि एक वर्ड के एक से ज्यादा यूज होते हैं, ये हमारे ग्रामर में हमको बहुत स्ट्रांगली वर्क करेगा। इवन ठीक, अगर आप अपनी इंग्लिश के ऊपर काम कर रहे हों, ठीक, तो इसमें भी आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। और मैं जरूर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सारे वीडियोस को बड़े माइन्यूटली ऑब्जर्व करिए। फिलहाल तो हम ग्रामर के हिसाब से बात कर रहे हैं, ठीक। आगे हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी बेस्ड वीडियोस अपलोड करेंगे और फिर उसके बाद स्पोकन इंग्लिश के ऊपर भी हम काम करेंगे। जब हम स्पोकन इंग्लिश के लिए जाएंगे तो चीजें हमारी यही रहेगी, वो कहां से ट्विस्ट टर्न होता है दैट इज आफ्टरवर्ड्स। तो जरूर आप कॉन्स्टेंटली वीडियोस को वॉच करते रहिएगा, ठीक है। और फिफ्थ है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो हृदय के भावों को व्यक्त करते हैं, फीलिंग्स को व्यक्त करते हैं। और फीलिंग्स हमारे हृदय की क्या है? दुख एक भाव है, खुशी एक भाव है, ईर्ष्या एक भाव है, द्वेष एक भाव है, भाव जो फीलिंग को एक्सप्रेस करता है, ठीक। जस्ट फॉर एग्जांपल, हुर्रे आई हैव पास्ड, वाह मैं पास हो गया, ये खुशी जाहिर कर रहा है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और हुर्रे इसमें हमारा एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, ये हमारा एक्सक्लेमेटरी साइन है और ये पूरा हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो आज का जो हमारा फेज था, जो आज का हमारा सेशन था, इट वाज बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ सेंटेंस। इफ यू आर गोइंग थ्रू इंग्लिश, यू आर गोइंग थ्रू ग्रामर, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो these types of sentences, because unless and until we know these types of sentences, we won't be able to crack active voice, passive voice. No, we will be able to understand narration. So it's very very important. Okay, thank you for watching the videos. Thank you very much. And if you have subscribed, thank you very much for that. And if you have not subscribed the videos,